हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। मेरे चैनल लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने एविडेंस लास्ट टाइम जहाँ तक पढ़ लिया था उससे आगे हम कंटिन्यू इस वीडियो में करेंगे। तो हम पहले जितना पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। जो भी कुछ छूट गया होगा तो उसको अभी कवर कर लेंगे। हमने लास्ट टाइम एविडेंस में उसका इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था, कब एप्लीकेबल हुआ है, किसने ड्राफ्ट किया है, किसने बनाया है, कितने सेक्शन हैं, कितने पार्ट हैं, कितने चैप्टर हैं। उसके बाद हमने स्टार्टिंग के सेक्शन कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, ये किस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, कोड की डेफिनेशन क्या है, और जो स्टार्टिंग की जो डेफिनेशन है वो हमने कवर कर ली थी। उसके आगे हमें व्हाट इज दिस फैक्ट ये हमको पढ़ना था। उसके बाद आज हम जो पढ़ेंगे वो फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे और रेलिवेंट किसे बोलते हैं, फैक्ट इन इशू क्या होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, उसके बाद एविडेंस क्या होता है। ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे। हम पढ़ते हैं, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो इस अधिनियम का उद्देश्य है तो 3 उद्देश्य हैं। सबसे पहला कि हमें साक्ष्य को फैक्ट इन इशू तक ही सीमित रखना चाहिए। फैक्ट इन इशू क्या होता है हम आगे समझेंगे। दूसरा, हमें सर्वोत्तम साक्षी पेश करना चाहिए। तीसरा, हमें हियर से एविडेंस से बचना चाहिए या इसको पेश नहीं करना चाहिए। हियर से एविडेंस यानी अनुश्रुत साक्ष्य, सुने सुनाए बात को नहीं कहना चाहिए। जो सर्वोत्तम साक्ष्य हो उसको पेश करना चाहिए, वो बेस्ट होता है। ये इसके उद्देश्य है। उसके बाद हमने समझा था कि ये लेक्स फोरी विधि है। ओके, वो मैंने आपको समझाया था कि लेक्स फोरी क्या होता है। उसके बाद हमने समझा था कि जो एविडेंस एक्ट है वो प्रोसीजरल लॉ है और वो सर्वांगपूर्ण नहीं है, इज नॉट एग्जॉस्टिव। उसके बाद हमने समझा था कि जो एविडेंस एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी रखता है और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी रखता है। प्रोस्पेक्टिव यानी अब ये बन चुका है, इसके आगे आने वाली जितनी चीजें होंगी उन सब पर ये अप्लाई होगा, और इसके पहले जब ये नहीं बना था लेकिन तब की कार्रवाइयां जो पेंडिंग है अभी तक चल रही हैं उन पर भी ये अप्लाई होगा। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी रखता है यानी भूतलक्षी प्रभाव भी रखता है, और प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी रखता है यानी भविष्यलक्षी प्रभाव भी रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था कि इसका विस्तार कहाँ पर है, होल ऑफ इंडिया पर है। ये किन किन चीजों पे एप्लीकेबल होता है, किन किन पे नहीं होता है। उसके बाद हमने कोड की डेफिनेशन पढ़ ली थी। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं फैक्ट की डेफिनेशन। अब हम जानेंगे कि तथ्य किसे कहते हैं। इसमें जो डेफिनेशन दी है पहले हम उसको रीड करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं एविडेंस एक्ट का सेक्शन 3, जिसमें हमने इंटरप्रिटेशन क्लॉज समझा था, उसके बाद कोड की डेफिनेशन समझी थी, और उसके बाद समझ रहे हैं कि व्हाट इज दिस फैक्ट, तथ्य किसे कहते हैं। तो अभी जो वीआर एक्ट की लैंग्वेज में जो डेफिनेशन दिए है हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। तो फैक्ट में बताया गया है कि कोई वस्तु या वस्तुओं की कोई अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। दूसरा पॉइंट, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। अब इससे आपको क्या समझ में आया। सबसे पहले कोई भी वस्तु ले लीजिए, अब वो वस्तु किस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को ले लीजिए। उस वस्तु का संबंध किससे है उसको ले लीजिए। उसके बाद किसी वस्तु के बारे में हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, हमारी मानसिक दशा क्या है कि जिसका हमें भान है, उसको ले लीजिए। ये सारी चीजें फैक्ट के अंतर्गत आती हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे फैक्ट के अंतर्गत क्या क्या। किसी स्थान पर कोई वस्तु रखी हुई है, यह एक फैक्ट है। किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा या समझा, ये एक फैक्ट है। किसी मनुष्य ने कुछ शब्द कहे, ये एक फैक्ट है। कोई मनुष्य अपनी कोई राय रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कोई कार्य करता है, कुछ विशिष्ट शब्दों को किसी भाव में प्रयोग करता है, उसे उस व्यक्ति को किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या वो किसी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में वहाँ पर है। ये सारी चीजें एक तथ्य हैं, एक फैक्ट है। किसी मनुष्य की कोई ख्याति है यानी कोई रेपुटेशन है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सभी चीजें फैक्ट के अंतर्गत आती हैं। हम बोल सकते हैं कि सारी चीजें एक तथ्य हैं और इन तथ्यों का एविडेंस दिया जा सकता है। अब हम इसको डेफिनेशन से कनेक्ट करते हैं। सो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई वस्तु यानी कोई भी वस्तु हो सकती है, उस वस्तु की सिचुएशन वो किस स्थिति में है। कोई वस्तु किसी जगह पर रखी हुई है, उसकी सिचुएशन आगे समझ में। उसका संबंध किससे है यानी वो वस्तु किसी व्यक्ति की है जिसके बारे में उस व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है, तो उसका संबंध हो गया। अब उस वस्तु के बारे में किसी व्यक्ति को भान है, मतलब कि आभास है कि ये वस्तु कैसी है, उसके बारे में वो बताता है, तो ये भी एक फैक्ट हो गया। उस वस्तु के बारे में उस व्यक्ति की क्या मेंटल कंडीशन है, ये भी एक फैक्ट हो गया। और मैंने जितनी बातें बताई हैं ये सारी फैक्ट के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीजें तथ्य कहलाती हैं। और हम तथ्य की अगर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन याद करना चाहें जो हमारे लिए एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है, तो वो ये है कि कोई भी वस्तु या वस्तु की वो अवस्था या वस्तु का संबंध
जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। यानी कि मनुष्य की कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 इंद्रियां होती हैं ना, देखना, सूंघना, सुनना, महसूस करना, टच, ये सारी चीजें मिला के 5 इंद्रियां होती हैं। इन इंद्रियों के द्वारा बोधगम्य हो, यानी किसी वस्तु के बारे में आभास हो गया हो कि उसका संबंध उस व्यक्ति से है, ये सारी चीजें फैक्ट के अंतर्गत आती हैं। और एग्जाम्पल हमने इसके देख ही लिए हैं। एग्जाम्पल में भी अगर हम डायरेक्ट से देखें तो यही सब एग्जाम्पल है। मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्या क्या है। अमुक स्थान से अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है। यानी जैसे हम देखें कि हम एक रूम में गए और उस रूम में हमने देखा कि एक टेबल रखी है, टेबल के ऊपर एक गिलास रखा है, वो भी कांच का गिलास है, और वो गिलास के अंदर ड्रिंक रखी हुई है। वो पूरी भरी हुई नहीं है, आधी भरी हुई है, और वो कांच का गिलास टूटा हुआ है। उसके पास में एक गन रखी हुई है, गन के पास में ब्लड लगा हुआ है। ये सारी चीजें फैक्ट है। यानी कि कोई चीज किसी स्थान पर किस क्रम में रखी हुई है, ये सारी चीजें फैक्ट है। किसी व्यक्ति ने देखा वहाँ पे कोई झगड़ा हुआ है, फैक्ट है। किसी व्यक्ति ने सुना वहाँ पर कुछ ऑफेंस होने वाला है, फैक्ट है। कोई व्यक्ति किसी के बारे में अपनी राय रखता है, फैक्ट है। किसी व्यक्ति की रेपुटेशन है, फैक्ट है। ये सारी चीजें फैक्ट के अंतर्गत आती हैं। अब हम इससे और आगे चलेंगे तो हमें और चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे सुसंगत। रेलिवेंट क्या होता है? अभी हमने सिर्फ फैक्ट पढ़ा, फैक्ट में भी टाइप्स होंगे, इररेलेवेंट फैक्ट और रेलिवेंट फैक्ट, सो वो हम आगे समझेंगे। अच्छा, फैक्ट के बारे में हम थोड़ी चीजें और समझेंगे। अब दिक्कत क्या है, एविडेंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर हमको समझ में आ रहा है इजीली, और हम एग्जाम्पल के साथ पढ़ रहे हैं तो वो हमें इजीली समझ में आता जाएगा। लेकिन जहाँ हमें थोड़ा सा भी वर्ड का मीनिंग नहीं आया तो वो हमारे ऊपर से चला जाएगा। अब इसमें क्या, नए नए वर्ड आते जाएंगे और उन वर्ड्स के मीनिंग को समझाना और अपने आप में उनकी आगे एक डेफिनेशन भी मिलेगी, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं कोशिश करूंगी हर चीज को एक तरीके से, अच्छे तरीके से क्लियर कर पाऊँ। सो अब जो अभी हमने फैक्ट पढ़ा है ना, अब इन फैक्ट की उपधारणा भी होती है। तो एक लाइन है कि तथ्य की उपधारणा हमेशा खंडनीय होती है। अब उपधारणा क्या होती है ये हम आगे समझेंगे, अभी नेक्स्ट सेक्शन में आएगा कि फैक्ट की उपधारणा, तथ्य की उपधारणा हमेशा खंडनीय होती है। साक्ष्य विधि में 2 प्रकार की उपधारणाएं होती हैं, विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा। तथ्य की उपधारणा खंडनीय होती है, विधि की उपधारणा अखंडनीय होती है। बहुत रेयरली चांसेस हैं कि खंडित किया जाए, वैसे हमेशा अखंडनीय होती है। यानी विधि के बारे में अगर कोई उपधारणा की जा रही है, कुछ प्रजम्पशन किया जा रहा है, तो उसको कोई खंडित नहीं कर सकता, कोई रिवर्ट नहीं कर सकता। तथ्य की उपधारणा आप खंडित कर सकते हो। आपने बताया कि एक इमली का पेड़ लगा हुआ है, उसकी जगह आम का पेड़ भी हो सकता है, उसको हम खंडित कर देंगे, गलत भी हो सकती है वो। तो इस तरीके से 2 प्रकार की उपधारणाएं होती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि तथ्य की उपधारणा कैसी होती है, तो तथ्य की उपधारणा खंडनीय होती है। एविडेंस में कितने प्रकार की उपधारणा बताई गई हैं, तो 2 प्रकार की उपधारणा बताई गई हैं, विधि की उपधारणा और तथ्य की उपधारणा। विधि की उपधारणा हमेशा अखंडनीय होती है, तथ्य की उपधारणा खंडनीय होती है। ओके, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एविडेंस में हम आगे समझते जाएंगे कि ये उपधारणाएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल रहे हैं एग्जाम पर्पज से, वो मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ। ओके, सो फैक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लिसनिंग मी।